Hello students, we are doing chapter number 9 of Business Studies class 12 that is Financial Management. इस वीडियो में मैं फाइनेंशियल डिसीजंस कवर करने वाली हूँ। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना एंड ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमारी फर्म के पास जो फंड्स हैं वो फंड्स हमें किन असेट्स में इन्वेस्ट करने हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि आखिर पैसे हमें कहाँ से, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे अरेंज करने हैं। एंड डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है, जो भी हमारी अर्निंग है, उस अर्निंग्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। या तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग की तरह रख सकते हैं अपने पास। अगर रिटेन्ड अर्निंग हम रखना चाहते हैं तो कितना हमें रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखना है और कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो है आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, ये आप पैसे जो है इन्वेस्ट ऑब्वियसली करेंट एसेट्स में भी कर सकते हो, नॉन करेंट एसेट्स में भी कर सकते हो। मतलब कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो तो इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो तो इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये जो है साइज ऑफ असेट को, कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में होता क्या है कि पैसे हमें कहाँ से अरेंज करने हैं, क्या सोर्स होना चाहिए, कौन सा सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो या तो हम डेट के थ्रू, मतलब बोरोइंग कैपिटल के थ्रू पैसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर हम इक्विटी के थ्रू पैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब ओनर्स फंड के थ्रू कर सकते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में सीधा सीधा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है एंड ये सोचना होता है कि कितना डेट रखना है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में और कितनी इक्विटी रखनी है। लास्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कितना आपको रिटेन्ड अर्निंग रखना है एंड कितना जो है डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक छोटा सा सम अप देख लो फाइनेंशियल डिसीजंस का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम असेट्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंड्स हमें लगाने हैं, पैसे लगाने हैं। सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, तो पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज करने हैं, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड डिविडेंड डिसीजन, जो भी हमारी अर्निंग है उसमें से कितना जो है हमें डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमें रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रख लेना है। ये जो है आपका डिविडेंड डिसीजन बताता है। यहाँ पर जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में, फाइनेंशियल डिसीजन आपका एक ब्रॉड टर्म है जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन जो है खुद ही फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग एक नैरो टर्म है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल। स्टार्ट करते हैं विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। जब भी हम अपने असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर हमने एक बार पैसे लगा दिए तो पैसे जो है हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ हमारा खर्च वहाँ पे हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो जाएगा एंड हमारे पैसे वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप असेट्स में पैसे लगाओ तो बहुत ही सोच समझ के लगाना है। फर्म जो है फंड्स को यूज करती है टू एक्वायर बोथ करेंट एज वेल एज नॉन करेंट एसेट्स, मतलब कि आपके फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए फर्म पैसे लगाती है। और जो फिक्स्ड एसेट्स से रिगार्डिंग डिसीजंस होता है उनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। एंड जो आपका करेंट एसेट से रिलेटेड डिसीजन होता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप, वो होता है तो उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोलते हैं। अब जो है हम स्कोप या फिर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। तो इसमें जो है 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। RILL कोड वर्ड मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इस कोड वर्ड के थ्रू आप इजीली चारों पॉइंट्स याद रख सकते हो। पहला है रिस्क इन्वॉल्व। R से क्या है, रिस्क इन्वॉल्व। तो सीधी सी बात है कि कंपनी को तब तक रिस्क उठाना पड़ेगा जब तक जो है वो रिटर्न अर्न करना स्टार्ट नहीं करती। तो जब वो रिटर्न स्टार्ट कर दे रही है अर्न करना, उसके पहले तक कंपनी को क्या करना है, रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा पैसे लगा रही है अपने लॉन्ग टर्म के लिए, जो है पैसे ब्लॉक करने जा रही है। तो एक तरीके से कंपनी के लिए क्या है, ये रिस्क है।
नेक्स्ट पॉइंट इज इररिवर्सिबल डिसीजन। तो ये जो इररिवर्सिबल डिसीजन होता है, इसको इसलिए इररिवर्सिबल डिसीजन कहा जाता है क्योंकि हम जो है ज़्यादा पैसे लगाते हैं अपने असेट्स को एक्वायर करने के लिए, एंड अगर पैसे हमने लगा दिए हैं तो पैसे वहाँ पर हमारे ब्लॉक हो गए हैं, तो अगर हम अपने डिसीजंस को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा लॉस, हैवी लॉस हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही सोच समझ के हमें करना होगा। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर आप ये समझो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है आपकी कंपनी का, इस बात पे डिसीजन डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना अच्छे से लिया है। अगर जो है आप अपने कैपिटल को अच्छी जगह पे सही तरीके से लगा रहे हो, सही प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, तब तो आपको लॉन्ग टर्म में जा करके ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अगर जो है आपने किसी गलत प्रोजेक्ट को चूज कर लिया तो लॉन्ग टर्म में जा करके आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए भी आपको क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही सोच समझ के करना है। एंड लास्ट पॉइंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। अब कोई भी फिक्स्ड असेट है वो इतना सस्ता तो आता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लगाना होगा। जैसे मान लो कि हम 5 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदते हैं तो हम उसमें उतना ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जो है अगर हम 5-10 लाख का कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं 5 to 10 लाख की, तो हम जो है बहुत सोच समझ करके पैसे लगाते हैं उसमें। इसलिए ये बोल रहा है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है हमारा असेट्स को एक्वायर करने में, तो हमें सोच समझ करके ही पैसे लगाने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिससे जो है आप ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पाओ। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो जो भी आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनके प्रपोजल्स चेक कर लो। ठीक है, उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा आप उसमें इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस प्रपोजल के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी एंड सी। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हम जो है उस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में जो है 6.5 करोड़ अर्न कर पाएंगे, प्रोजेक्ट बी के अकॉर्डिंग 7 करोड़ एंड प्रोजेक्ट सी के अकॉर्डिंग 9 करोड़। जो लाइफ टाइम है इन्वेस्टमेंट का तीनों में ही 5 इयर्स है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे ज्यादा कैश फ्लो किससे मिल रहा है, ऑप्शन सी से, जिसमें हमें 9 करोड़ रुपीस मिल रहा है, बाकी 2 ऑप्शन से ज्यादा। सीधी सी बात है, कैश फ्लो जिसमें ज्यादा है आप जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर जो भी रिटर्न है ये आप प्रपोजल से चेक कर लो। जिस प्रपोजल में ज़्यादा रिटर्न, आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दिखेगा, उस प्रपोजल को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट ए में मान लो कि रेट ऑफ रिटर्न 23% है और प्रोजेक्ट बी में 30% है, प्रोजेक्ट सी में 21% है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है जो ऑप्शन बी है वो आपका जो है ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो है। हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के पहले जो उनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग टेक्निक्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम जो है उनको अप्लाई करके हर प्रपोजल पे चेक करते हैं एंड फिर जो है जो हमको सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रोजेक्ट लगता है हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। सो स्टार्टिंग विथ फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। आप जो है डेट प्रेफर करोगे कि इक्विटी प्रेफर करोगे। आप डेट को बोरोड फंड्स भी बोलते हो, ठीक है, बोरोड फंड्स प्रेफर करोगे या फिर जो है आप ओनर्स प्रेफर करोगे। ठीक है, जो आपके बोरोड फंड्स हैं उसमें भी आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि आप लोन लेना चाहते हो, डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, बॉन्ड्स के थ्रू पैसे अरेंज करना चाहते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स लेना चाहते हो। और जो आपके ओनर्स फंड है वहाँ पे भी आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक इक्विटी के थ्रू आप पैसे अरेंज करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू करोगे या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर जो है आपको
सोर्स डिसाइड करना है कि आखिर आप ओनर्स फंड के थ्रू पैसे अरेंज करना चाहते हो कि बोरोड फंड्स के थ्रू पैसे अरेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो एक रेशियो फिक्स करते हैं बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड्स, ताकि वो जो है एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का डिसाइड कर पाए, जिसमें जो है रिस्क को भी वो मिनिमाइज कर पाए एंड चीपर वे में फाइनेंस भी आपका अरेंज कर पाए। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान देना है कि कॉस्ट जिस भी सोर्स ऑफ फाइनेंस में कम आती है आपको वो अरेंज करना है, ठीक है। अगर जो है आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो कि कॉस्ट में जो डेट होता है ये जो है थोड़ा सा लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। क्यों? क्योंकि जो है इक्विटी डेट में तो आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना है, लेकिन इक्विटी में क्या है कि अगर आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आपको ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो आपको एक मिक्स तैयार करना है कि जिसमें आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जिसमें कॉस्ट आपकी कम आए। आपको जो है वो सोर्स प्रेफर करना है जिसमें मिनिमम कॉस्ट आए। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। तो यहाँ पर जो है अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आप जो है स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो आपके पास है, अगर आप जो है स्मूथ वे में और स्टडी वे में कैश फ्लो है आपके बिजनेस में, मतलब कि पैसे जो है लगातार आ रहे हैं, पैसे आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तब आप बोरोड फंड ले सकते हो, क्योंकि तभी जो है आप रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस में स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो नहीं है, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको इक्विटी प्रेफर करना होगा। क्योंकि इक्विटी के केस में क्या होता है कि अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया तो ही आपको डिविडेंड पे करना है, अदरवाइज जो है आप उसको छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लॉस है, लॉस में चल रही है अगर आपकी कंपनी, आपके पास जो कैश फ्लो पोजीशन अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आप जो है डिविडेंड नहीं भी पे कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन जो बोरोड फंड्स होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, आप प्रॉफिट अर्न करो या लॉस अर्न करो। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है तब आप जो है बोरोड फंड प्रेफर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो है आपको पहले ये समझना होगा कि कंट्रोल कंसिडरेशन होता क्या है। जैसे कि मान लो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, कंट्रोल जो है उतने ढेर सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर वो ये चाहते हैं कि वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखें, वो जो है किसी नए शेयर होल्डर्स के साथ कंट्रोल को न शेयर करें, उस केस में जो है आप बोरोड फंड प्रेफर कर सकते हो। एंड अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल और भी लोगों के हाथ में चला जा रहा है, उस केस में आप इक्विटी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आप सिक्योरिटीज को इशू करते समय बियर कर रहे हो, जैसे कि ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ये आपका इक्विटी में ज्यादा होता है और डेट में जो है कम होता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट कम आए, उस केस में जो है आप डेट प्रेफर कर सकते हो। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा हो भी रही है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इक्विटी प्रेफर कर सकते हो। जनरली फॉर लो फ्लोटेशन कॉस्ट यू प्रेफर बोरोड फंड्स और डेट बोल सकते हो आप उसको। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है, मतलब कि खुद आपको जो है पैसे ज्यादा खर्च करने हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं, आपको जो है डेली वर्क परफॉर्म करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो उस केस में हो सकता है कि इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास पैसे न बचें। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के टाइम पे आप ओनर्स फंड प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क। तो यहाँ पर जो है अगर आप रिस्क को समझोगे तो जैसे कि इंटरेस्ट हमें पे करना ही करना है वेदर वी अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं है। डिविडेंड के केस में क्या है कि अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो ही आपको डिविडेंड पे करना है, अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बोरोड फंड्स के साथ रिस्क ज्यादा होता है एंड जो आपके इक्विटी होते हैं उसके साथ रिस्क कम होता है। तो कंपनी जो है एक मॉडरेट रिस्क फैक्टर चूज करती है, इन दोनों का एक मिक्स चूज कर लेती है, कॉम्बिनेशन चूज कर लेती है, ताकि जो है रिस्क मॉडरेट हो जाए।
नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो अगर कैपिटल मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो आप ओनर्स फंड ले लो, अगर डिप्रेशन या रिसेशन चल रहा है तो आप ओनर्स फंड बोरोड फंड्स प्रेफर कर लो। आई एम रिपीटिंग इट, अगर बूम पीरियड चल रहा है तो ओनर्स फंड, डिप्रेशन या रिसेशन चल रहा है तो आप बोरोड फंड्स ले लो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, जो भी आपका सरप्लस है या फिर जो भी आपका प्रॉफिट है, जो भी अर्निंग्स हैं आपकी, उसको आप कैसे डिस्पोज करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डिविडेंड डिसीजन में सीधी सी बात है, कितना जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपको ऐसा रिटेन्ड अर्निंग रख लेना है, यही हम डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करते हैं। अब जो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं हम। पहला क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। तो अगर जो है आपके पास सरप्लस ज्यादा है, आपके पास आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आया है, उस केस में आप ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर जो है आपको दिख रहा है कि फर्दर जो है आपको पैसे अपने बिजनेस में कहीं और भी लगाने हैं, फर्दर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, उस केस में आपको जो है पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं तो आप जो है रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रख सकते हो एंड डिविडेंड कम पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर जो है जो शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो, कि अगर आपके पास रिटायर्ड या फिर मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स ज्यादा हैं तो आप ज्यादा डिविडेंड पे करो, अगर यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं, पैसे वाले शेयर होल्डर्स हैं, तो आप ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस। तो आप जो है लीगल रेस्ट्रिक्शंस में ये समझ लो कि जैसे कुछ प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो अगर जो है लीगल रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं तो उस केस में आप कम डिविडेंड पे करोगे, और लीगल रेस्ट्रिक्शंस अगर कम है तो आप जो है हाई डिविडेंड पे कर सकते हो। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने की वजह से आपकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है SS2 कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस। तो अगर जो है कैपिटल मार्केट की डिमांड ज्यादा है, मतलब कि लोग जो है ज्यादा सिक्योरिटीज को डिमांड कर रहे हैं, उस केस में आप जो है ज्यादा डिविडेंड पे करो, तभी जो है मार्केट प्राइस आपके शेयर की राइज होगी। ठीक है, और अगर आपकी सिक्योरिटीज की डिमांड कम है तो आप जो है लेस डिविडेंड पे कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसीज। तो अगर टैक्स रेट हायर है तो आप कम डिविडेंड पे करो, क्योंकि डिविडेंड पे जो है कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, एंड अगर टैक्स रेट लोअर है तो आप जो है ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो। नेक्स्ट इज अर्निंग्स। अगर अर्निंग ज्यादा है, ज्यादा डिविडेंड पे करो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो अगर आप स्टेबल कमा रहे हो, अर्निंग जो है आपकी स्टेबल है, आप जो है रेगुलर जो है पैसे अर्न कर रहे हो, रेगुलर जो है आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो जो ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में आप हाई डिविडेंड पे कर सकते हो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ठीक है, तो बहुत सी फर्म क्या करती हैं, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी प्रेफर करती हैं। तो अगर बहुत ही कम चेंजेस आ रहे हैं अर्निंग्स में तो वो लोग जो है डिविडेंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लेके आते। ध्यान से समझो कि अगर अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम जो है वही स्टेबल डिविडेंड पे करते हैं। सपोज हमने जो है ईयर 1 में 5% डिविडेंड पे किया, ठीक है, तो ईयर 2 में भी वही कर दिया, ईयर 3 में भी कर दिया, ईयर 4 में भी कर दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल चेंज इन द अर्निंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके शेयर की प्राइस इंक्रीज हो तो आपको डिविडेंड ज़्यादा पे करना होगा। आप जो है ज़्यादा डिविडेंड पे करोगे तो इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर शेयर प्राइस। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, उस हिसाब से आपको डिविडेंड पे करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो जो फाइनेंशियल्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन पे ये जो है कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, एंड कंपनी को क्या करना है, कंपनी हैव टू अबाइड बाय दिस। कंपनी को इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उसके हिसाब से ये डिविडेंड पे कर सकते हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।